जल्द ही कश्मीरी पंडित्स जिन्हें टारगेट किया गया था वो वापस यहाँ लौट पाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। जो पैसा पाकिस्तान बचाएगा वो किस इंडस्ट्री में लगाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी बॉर्डर फेंस कराना नहीं चाहती। सरकार के पास पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट है। वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट था। पर अभी भी सिर्फ दिल्ली और कर्नाटका के अर्बन एरियाज में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है। आज हम बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में किए गए नेशनल सिक्योरिटी के वादों को एनालाइज करेंगे। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो एनालिसिस की सीरीज का पार्ट 2 है। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का वादा किया था। ये भी कहा था कि कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर वैली में रीसेटल करने पर काम होगा। आर्टिकल 370 हटाना तो बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक्स में से एक था। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकती। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में कभी लागू ही नहीं हो सकता। मैं छिछोरा हूँ। 2019 के इलेक्शन जीतते ही आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी कि जब जम्मू कश्मीर ने 1947 में भारत को एक्सीड किया था तभी उसकी सारी सोवेरेनिटी खत्म हो गई थी। जैसे कश्मीर के लोग बाकी के भारत के किसी भी एरिया में सेटल हो सकते हैं, वैसे ही अब भारत के बाकी के लोग कश्मीर में सेटल हो सकते हैं। जल्द ही कश्मीरी पंडित्स जिन्हें टारगेट किया गया था वो वापस यहाँ लौट पाएंगे और अपने घर में एक सिक्योर और डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे। पर जम्मू कश्मीर में और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जैसे महाराष्ट्र ने यहाँ लैंड परचेज की है, वैसे ही दूसरे स्टेट्स को भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे टाटा, अंबानी, शिवनादर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे कोई और नई इंडस्ट्री भी डेवलप हो पाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। 2019 मैनिफेस्टो में जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म की बात की। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को टेररिज्म कॉम्बैट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसमें सरकार उनका सपोर्ट करेगी। ये सपोर्ट डिफेंस फोर्सेस को मिला है। भारत में टेररिज्म का मेन सोर्स पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। 1947 से ये पॉलिसी चली आ रही है। पाकिस्तान के अकबर खान ने ये अपनी किताब में एडमिट किया है और मुशर्रफ ने भी एडमिट किया कि ओसामा द्वारा ट्रेन टेररिस्ट कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। पर टेरर इंडस्ट्री चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पहले कोविड-19, फिर यूएसए का अफगानिस्तान से विड्रॉल, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार की एफर्ट से 2018 से 2022 तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाहर के देशों से पैसे आने में प्रॉब्लम हो रही थी। पाकिस्तान पर 125 बिलियन US डॉलर का एक्सटर्नल डेट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा रेवेन्यू लोन के इंटरेस्ट देने में जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने खुद 2019 में भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया आर्टिकल 370 हटाने के प्रोटेस्ट में। पहले भारत से डायरेक्ट सस्ता सामान पाकिस्तान पहुंच जाता था, अब वो सामान UAE के थ्रू पाकिस्तान पहुंचता है, जिससे सेम सामान उन्हें अब ज्यादा महंगे में खरीदना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान भारत के साथ वापस ट्रेड शुरू करना चाहता है। आपको क्या लगता है, ट्रेड शुरू होना चाहिए? ट्रेड शुरू होगा तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा। जो पैसा पाकिस्तान बचाएगा वो किस इंडस्ट्री में लगाएगा? 2019 मैनिफेस्टो में नॉर्थ ईस्ट स्टेट से इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने की बात की थी, पर ये अचीव नहीं हो पाया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। इंडिया और म्यांमार 1683 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर फेंस्ड है, तो म्यांमार से भारत एंटर करना बहुत आसान है। जब से म्यांमार में इंस्टेबिलिटी आई है, तब से भारत में इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा है। रोहिंग्यास बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अलग अलग एरिया में सेटल हो रहे हैं। कुकी एथनिक ग्रुप भी बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर में सेटल हो रहे हैं। मणिपुर में वायलेंस का, इंस्टेबिलिटी का ये एक मेजर रीजन है। इसी साल 2024 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर को अगले 5 सालों में फेंस कर दिया जाएगा।
इंडिया और बांग्लादेश अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। 2019 में 2800 किलोमीटर फेंस था और 2022-23 तक आते आते 3180 किलोमीटर फेंस्ड हो चुका है। अभी भी 900 किलोमीटर बॉर्डर फेंस्ड नहीं है, जो कि मेनली वेस्ट बंगाल में आता है, क्योंकि ममता बनर्जी बॉर्डर फेंस कराना नहीं चाहती। बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स ममता बनर्जी की वोटर बेस में आते हैं, इसलिए जब तक टीएमसी की गवर्नमेंट पावर में है तब तक बॉर्डर फेंसिंग का काम कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि 2019 में 6 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और 2024 तक 15 और बना दिए जाएंगे। 2022 तक बस 3 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वैसे जब बॉर्डर फेंस्ड ही नहीं है तो कोई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के थ्रू बॉर्डर क्यों क्रॉस करेगा? वो अनफेंस्ड एरिया से बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले बॉर्डर की फेंसिंग कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। 2019 मैनिफेस्टो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करने का वादा किया था। 2019 में इलेक्शन जीतते ही ये एक्ट पास हो गया था। 2024 में एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। सीएए के बारे में तो आपको पता ही है। कुछ लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, पर सुप्रीम कोर्ट सीएए को अपहोल्ड करेगी। इसके मैं आपको बहुत सारे रीजन दे सकती हूँ, पर सिर्फ 2 रीजन काफी है इस डिबेट को खत्म करने के लिए। पहला, अगर सिटीजन्स और इलीगल इमिग्रेंट्स इक्वल होते तो कभी इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन हो ही नहीं पाता, पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट के अंडर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना अपहेल्ड करा है। दूसरा, अगर हम सब इक्वल होते तब भी सरकार के पास पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट है, जैसे SC ST, विमेन और डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनते हैं क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है। वैसे ही पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं। 2019 मैनिफेस्टो में सरकार ने इन्फिल्ट्रेशन से लड़ने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रपोज किया था। इस रजिस्टर में भारत के हर सिटीजन का नाम मेंशन होगा। इससे भारत के सिटीजन्स को भारत के रेजिडेंट्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। रेजिडेंट्स में लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स दोनों इंक्लूडेड हैं। 2019 में ही NRC इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी, पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और अनफॉर्चुनेटली NRC इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस वादे को मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। 2019 मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को 5 सालों में खत्म कर देंगे। लेफ्ट रैडिकलिज्म कम तो हुआ है पर खत्म नहीं। वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट था। नक्सल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बनाने पर काम हो रहा है। इसके लिए सरकार ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। इसरो भी अगले 5 सालों में 50 इंटेलिजेंट सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिससे लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने में हेल्प होगी। ऑफ कोर्स इन सब कामों में स्टेट गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो में CAPF मॉडर्नाइजेशन पर बात की थी, पर पिछले 5 सालों में इस पर कोई मेजर स्टेप नहीं लिया गया। 2019 मैनिफेस्टो में बीजेपी ने पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने का वादा किया था। इसके लिए 2020 में MHA ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर लॉन्च किया, जिससे अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के क्रिमिनल डेटा को कंपाइल किया गया है। इससे इंटर स्टेट क्रिमिनल केसेस जल्दी सॉल्व हुए हैं। फॉरेंसिक साइंस के यूज को प्रमोट करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के काफी कैंपसेस सेटअप किए गए हैं, जहां साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA फोरेंसिक्स और एग्रीकल्चर फोरेंसिक्स पर कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। पर अभी भी सिर्फ दिल्ली और कर्नाटका के अर्बन एरियाज में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है, वो भी उन क्राइम्स के लिए जिनकी पनिशमेंट 6 साल से ज्यादा है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पूरे भारत में कंपलसरी होनी चाहिए। इससे जस्टिस जल्दी मिलेगा, कोर्ट केसेस कम होंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश में इम्प्रूव होगी। पर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में आती है, इसलिए सेंटर इस पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 2019 मैनिफेस्टो में वादा किया था कि आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट हमें खरीदना होगा वो हम खरीदेंगे।
सरकार ने ये वादा पूरा किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं राफेल मरीन फाइटर प्लेन्स, S-400, स्मैश 2000 प्लस सिस्टम जिससे UAV को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स जो जापान के कामिकाजे फाइटर पायलट्स की तरह एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हीं में जाके क्रैश हो जाते हैं, फाइटर प्लेन के इंजन्स GA-F414, स्काई गार्डियन ड्रोन MQ-9B एटसेट्रा। आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए जा रहे हैं। जैसे 2019 में सरकार ने CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन बनाई। इससे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। ये ब्रिगेड साइज बैटल फॉर्मेशन है जिसमें आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, कॉम्बैट इंजीनियर्स, UAV ऑपरेटर्स एक साथ आएंगे और एक फाइटिंग ग्रुप बनाएंगे। ये जल्दी मोबिलाइज होंगे और एक ऑफेंसिव रोल प्ले करेंगे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी और टारगेट के बेसिस पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ग्रुप किया जाएगा। इससे ऑपरेशनल डिसीजंस जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली लिए जाएंगे। इससे तीनों सर्विसेज के रिसोर्सेज का भी इफेक्टिव यूज हो पाएगा। 2023 में कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स बनाने की बात हुई है। ये आर्मी की साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस और साइबर वॉरफेयर को हैंडल करेगा। 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई जो भारत के स्पेस वॉरफेयर को हैंडल करेगा। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सर्विसेज हैं। डिफेंस स्पेस एजेंसी को R&D सपोर्ट प्रोवाइड करेगा डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेनली साइंटिस्ट हैं। 2022 में सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसमें आपकी 4 साल की सर्विस होगी। इसमें से 25% लोग रेगुलर कार्डर ज्वाइन करेंगे। इस स्कीम से डिफेंस फोर्सेस और यूथ दोनों को फायदे होंगे। तो ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज और बैटल रेडी करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर में सरकार ने और भी बहुत सारे वादे किए जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे। जय भारत।